हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद मी? आई होप यू फील बेटर विद मी। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो क्लास 10th वालों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी जोरों से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कृषि का चैप्टर। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आप लोग इस बात को तो जानते होंगे कि कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त किया गया। एग्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक एग्री या एग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगर या एग्री। एगर या एग्री को अर्थ अगर हम निकालते हैं तो उसका मतलब होता है मृदा। और दूसरा शब्द हमारा क्या है? कल्चर। कल्चर अर्थात कृषि करने से है। तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर का संधि विच्छेद। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री से, और दूसरा हमारा शब्द क्या है? कल्चर। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में कुल श्रम शक्ति का 54% भाग आज भी कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। कितने परसेंट भाग? 54% भाग। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। 15% कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। प्रत्येक पौधा एक जलवायु की स्थिति में ही अपनी वृद्धि करता है। जैसे आपकी जलवायु होगी प्रदेश की, वैसे ही आपकी खेती की जाती है। अब उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि जलवायु कौन से होते हैं पौधे। तो जैसे आपका लिखा है, धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय मतलब होता है गर्मी की फसल। धान आपकी क्या है? गर्मी की फसल है। अर्थात धान का विकास कब होता है? उष्णकटिबंधीय स्थिति में होता है। फिर आपका दूसरा क्या है? गेहूं क्या है आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अर्थात गेहूं शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी कि ये हुआ कि भारत में गेहूं शीत ऋतु में तथा धान गर्मी की ऋतु में बोया जाता है। तो ये रही हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम फसलों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो फसलों के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है खरीफ का फसल, एक आपका होता है रबी का फसल, एक होता है जायद का फसल। तो खरीफ की फसल कब उगाई जाती है और कौन कौन सी होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले खरीफ की फसलों के बारे में बात करते हैं। तो खरीफ की फसल या फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल होती है। कैसी होती है? मानसून काल की फसल होती है। और खरीफ फसल को हम किस महीने में बोते हैं? जून से जुलाई के महीने में बोते हैं। और काटते कब हैं हम इसको अक्टूबर महीने में काटते हैं। कौन से महीने में? जून से जुलाई महीने में बोते हैं और अक्टूबर मंथ में काटते हैं। जिस मंथ में इस टाइम आप हैं, तो इस मंथ में खरीफ की फसलों की क्या होती है? कटाई होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो फसल की कटाई कौन से महीने में होती है? इसी महीने में होती है। अक्टूबर के महीने में आपकी फसल की कटाई होती है। अगर आप किसी चीज़ को रिलेट करके, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए याद करने में आसानी होती है। जब तक आप रटन विद्या करेंगे, मेरे ख्याल से रटन विद्या आपको उतनी ही देर तक के लिए होती है जितनी देर आप पढ़ते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेथड इज नेवर एंडिंग मेथड। आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आपको लाइफ टाइम लर्न रहता है। इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग मेथड पर ज़्यादा फोकस करें, विदाउट रूट पे। तो अब हम बात करते हैं कि इसका खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या है। तो खरीफ फसल आपके अब क्या होते हैं? धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, लोबिया हो गई आपकी, मूंग हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल, कपास, तंबाकू। तो ये सब आपके हो गए खरीफ फसल के उदाहरण, जो अक्टूबर मंथ में, मतलब इस मंथ में आपको कटाई के बाद मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रबी की फसलों के बारे में। तो ये रबी की फसल क्या होती हैं? या मुख्य रूप से शीत ऋतु की फसल है। कौन सी फसल है? शीत ऋतु की। खरीफ आपकी
खरीफ आपकी गर्मी की होती है और रबी आपकी ठंडक के लिए होती है। इस फसल को किस महीने में बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर महीने में। खरीफ आपके जिस महीने में आप चल रहे हैं इस महीने में आपकी कटाई होती है, और रबी की फसल की इस महीने में क्या होती है? बुआई होती है, और अप्रैल और मई में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। तो आपको ये मेथड मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी फसल है जो रबी की फसल में आती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, आपका चना, मटर, सरसों हो गया, और आपका क्या हो गया? गन्ना हो गया, बरसीम हो गया। ये सब आपके कौन से हैं? ये शीत ऋतु के फसल है, मतलब रबी की फसल है। तो खरीफ और रबी तो हो गया। अब हम बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। तो यह फसल खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है। रबी और खरीफ के फसलों के बीच के मौसम में बोई जाती है, अर्थात मई या जून में बोई जाती है। कौन से महीने में? मई या जून के महीने में, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। अब ये हम बात करते हैं, यह ग्रीष्म ऋतु की भी फसल है। कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु की फसल है। जैसे आपका क्या हो गया? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मूंग उड़द हो गया। मतलब जिसमें पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है वो आपकी कौन सी होती हैं? जायद की फसलें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और मूंग उड़द ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो आपकी खरीफ में भी आती हैं और किस में आती हैं? जायद दोनों में आती हैं। मूंग उड़द खरीफ और जायद दोनों की फसलें होती हैं। तो अब हमने किस पे बात कर लिया? फसलों के प्रकार के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फार्मिंग मेथड के ऊपर। तो पहला हमारा फार्मिंग मेथड है कंटूर फार्मिंग मेथड, मतलब समोच्च कृषि। समोच्च कृषि का अर्थ होता है एक समान ऊंचाई पर। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा, एक समान ये कृषि है। अब पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए नीलगिरी पर्वत के आसपास के क्षेत्र में ढालदार जमीन पाई जाती है, मतलब ढलाऊ होती है। उसकी ज़मीन कैसी होती है? ढलाऊ होती है। ढलाऊ होने की वजह से इस ज़मीन में वर्षा का पानी क्या होता है? पानी बहकर सारी फसल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, क्योंकि उसमें अपने पानी के बहाव के साथ साथ वो मिट्टी के सारे पोषक तत्व भी साथ में लेकर चला आता है, जिसमें खेती कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम कंटूर कृषि करते हैं। कंटूर कृषि हम किस तरह करते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। कैसे करते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि। अब आपके फिगर में मैं बताती हूँ। आपके फिगर में कंटूर खेती बना हुआ, जैसा कि जस्ट बगल में आप देख सकते हैं लिखा है कंटूर खेती। ये सीढ़ी नुमा है। ये देखिए, आप आकार देखिए इसका, ये सीढ़ी नुमा खेती होती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए पहाड़ियों को काटकर कैसा बनाते हैं? हम सीढ़ीदार खेतों में बदल देते हैं। इसमें कंटूर मेथड होगा। फिर क्या लगा है? इसके परिणाम स्वरूप वर्षा का पानी ज़्यादा समय तक भूमि के संपर्क में रहता है। अगर आप सीढ़ी नुमा खेती करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपके पानी की रुकाव हो जाती है, जिससे आपके पौधे नष्ट नहीं हो पाते हैं। फिर लिखा है और खेती का पाना संभव हो जाता है। इस प्रकार पर्वतीय ढालों पर की जाने वाली खेती को हम कौन सी कृषि कहते हैं? कंटूर कृषि कहते हैं। ये कहाँ की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, वो भी जहाँ ढलाव की मात्रा अधिक होती है। फिर लिखा है एक सीढ़ीदार खेत पर प्रायः एक समान खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है? एक समान, एक जैसी ही खेती की जाती है। तो ये रहा हमारा कंटूर कृषि। अब हम बात करते हैं स्थानांतरीय कृषि, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? स्थानांतरीय कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरीय कृषि। मतलब जैसा राज्य होगा उसी के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग आपकी खेती होती है। लिखा है यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। कैसी? अगर पूछा जाए आपके क्वेश्चन में कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरीय कृषि। इस कृषि में किसी स्थान की वनस्पति अथवा वनों को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। क्या किया जाता है? जहाँ पर आप बुआई करते हैं उस जगह पर वनस्पति को आप या तो काट देते हैं या तो वनों को काट कर या फिर जलाकर साफ कर देते हैं। फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इस कृषि को कर्तन व दहन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन या
दहन प्रणाली, मतलब पेड़ों को काट दिया तो उसको कर्तन कह दिया, और पेड़ों को जला दिया तो हम क्या कहेंगे, दहन प्रणाली कहते हैं। अथवा इसे हम पैड़ा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैड़ा पद्धति भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम ही है आपको घुमा के क्वेश्चन देगा, जिसको आपको आंसर देना ही पड़ेगा। फिर लिखा है, कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर दूसरी जगह पर क्या करता है, कृषि की प्रक्रिया को दोहराता है। मतलब एक जगह से हट के दूसरी जगह क्या करता है, उसी क्रिया को दोहराता है। अब अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम होते हैं, उन नामों से हम जाना जाता है स्थानांतरीय कृषि। अब हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में कौन कौन से नाम है स्थानांतरीय कृषि के। तो जैसा कि आपका लिखा है उत्तरी पूर्वी राज्य, जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं, वहाँ पे आते हैं आपके मणिपुर, मेघालय और असम। ये 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं, मणिपुर, मेघालय और असम। ये आपके 3 राज्य आते हैं उत्तर पूर्वी राज्य में। वहाँ पर स्थानीय कृषि का नाम क्या है आपका, झूम या झूमिया कृषि। क्या, झूम या झूमिंग कृषि। आपने झूम कृषि सुना होगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा आपका राज्य है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको हम क्या बोलते हैं, देप्पा बोलते हैं, डहिया बोलते हैं या वेबर बोलते हैं। उसके बाद उड़ीसा आता है। उड़ीसा में आपको इसको क्या बोलते हैं, पागा डब्बी या कोमान या ब्रिंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमान या। उसके बाद आपका है राजस्थान। राजस्थान में हम इसको वालरे या वाल्लरे बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा बोलते हैं। फिर मेघालय में इसको बोग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोग्गा। फिर पश्चिम घाट में इसको क्या बोलते हैं, कुमारी। झारखंड में कुरवा बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको, हिमाचल क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, मिल। और उसके बाद छत्तीसगढ़ या बस्तर जिला में इसको क्या बोलते हैं, दीपा। तो ये रहा आपका स्थानांतरीय कृषि। अब बात करते हैं नेक्स्ट कृषि के बारे में। नेक्स्ट आपका है जैविक कृषि, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं। तो जैविक कृषि खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक मतलब किसान रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर किसका करता है, माइक्रोडेगल पोषक दाता, जैसे आपका हो गया शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोराइजा या आदि का प्रयोग करता है। मतलब पुराने उर्वरकों का इस्तेमाल करके वो खेती करता है। कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर क्या करता है, बायो पेस्टिसाइड का उपयोग करता है। किसका यूज़ करता है, बायो पेस्टिसाइड, मतलब जैव कीटनाशकों का। जैसे आपका हो गया क्राइसोपा हो गया, इसका उपयोग करके वो खेती करता है। फिर लिखा है गोबर खाद कंपोस्ट हो गया, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, मिश्रित फसल हो गए, अन्य पशु उर्वरक हो गए, फसलों तथा सब्जियों के अपशिष्ट आदि जैविक कृषि से मुख्य रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन सब का यूज़ करके आपकी जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका केमिकल या टेक्निकल चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है, पुरानी पद्धति का यूज़ करते हैं। फिर लिखा है भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर लिखा है विश्व स्तर पर जैविक कृषि के जनक किसको मानते हैं हम, अल्बर्ट हावर्ड को। किसको, अल्बर्ट हावर्ड को। बृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व में प्रथम देश क्यूना है। कौन सा देश है, क्यूना। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रही आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इस पे थोड़ा इसके हम फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैविक कृषि के अवयव के बारे में। तो जैसा ऊपर मैं बता ही चुकी हूँ नोट्स में, फिर भी मैं स्ट्रक्चर के रूप में आपको याद करने के लिए बता दे रही हूँ। तो जैविक कृषि के अवयव आपके कौन कौन से होते हैं, आपके हरे पत्तों के खाद हो गए, फिर उसके बाद हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया, फसल का चक्रीकरण हो गया, उसके बाद आपका जैविक प्रबंधन हो गया, पशुपालन हो गया, जैविक खाद हो गए और जैविक उर्वरक। तो ये रहे आपके जैविक कृषि के अवयव। अब हम जैविक कृषि के लाभ देख लेते हैं।
तो जैविक कृषि में उत्पादित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होता है। तो अगर जब कंपोस्ट हो गया आपका, और ये हरे पत्तों के खाद हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फसल का चक्रीकरण हो गया, तो इसके द्वारा अगर आप खेती करते हैं तो जैविक कृषि में आपको पोषक तत्व अधिक मिलता है। अतः यह अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। मतलब इससे हमको बहुत हेल्दी फूड्स मिलते हैं। स्थानीय पदार्थों एवं तत्वों पर निर्भर होने के कारण यह एक सस्ती कृषि विधि है। क्या है ये? सस्ती कृषि विधि है। साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करती है। ये हमारे साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करती है। फिर जैविक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये रही हमारे जैविक कृषि के लाभ। अब हम बात करते हैं जैविक कृषि की सीमाओं के बारे में कि उसकी सीमाएं कितनी हैं। तो जैविक कृषि की सीमाएं, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने में समय लगता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक सर्वसुलभ होते हैं। जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट इसको बनाने में आपको बहुत समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये आपके लिए हेल्दी भी होता है, आपके लिए हेल्दी भी होता है और कम सुविधा में आपको प्रोवाइड होता है। फिर लिखा है कृषि उत्पादक की दृष्टि से जैविक कृषि आधुनिक कृषि तकनीकों की अपेक्षा कम आंकी जाती है। मतलब जब से आपका टेक्निकल चीज़ ज़्यादा मैकेनिज्म यूज़ हो गया है, तब से आपकी पुरानी पद्धति नहीं यूज़ की जाती, उसको कम में आंका जाता है। लेकिन जितनी पुरानी होती है चीज़ उतनी ही अच्छी होती है, उतनी आपके लिए लाभदायक होती है। ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये रही आपकी जैविक कृषि के बारे में सीमाएं और लाभ, और उसको कैसे बोते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम संविदा कृषि के ऊपर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट बेस में ऐसा फार्मिंग होता है। संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है। मतलब कोई कंपनी इनको क्या देती है? एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इसके समय और अवधि के अकॉर्डिंग आपको खेती करनी है, और उन्हें खेती के बाद जो धान है और जो भी चीज़ें हैं उन मिलने पर उनको समय उनकी अवधि पे उनको देना है। जैसे आपका हो गया, इस विधि में कृषि को कंपनी द्वारा नई तकनीक एवं उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरक का परिवहन सुविधा मुहैया उपलब्ध करवाई जाती है। वो क्या करते हैं? वो आपको तकनीक देंगे, उन्नत किस्म के बीज व उर्वरक देंगे, जिससे आप उनका कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है वो आप उनका पूरा कर सके। जैसे आपका हो गया मैकडोनाल्ड कंपनी भारत के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश से आलू की और छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी की आपूर्ति संविदा कृषि पद्धति के माध्यम से करता है। तो ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग। अब हम बात करते हैं जीविकोपार्जी कृषि के बारे में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या में अपने जीवन पालन के लिए जीविकोपार्जन अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है वो आपकी क्या होती है? जीविकोपार्जन कृषि। बात करते हैं जीविकोपार्जन पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीविकोपार्जन जीवन यापन करने के लिए की गई कृषि आपकी क्या होती है? जीविकोपार्जन कृषि। ऊपर लिखा हुआ है आपके पॉइंट में, इस कृषि को हम कौन सी कृषि कहते हैं? गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। दो नाम से जाना जाता है, एक गहन कृषि, एक जीवन निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत कम से कम भूमि से ज़्यादा उपज ली जाती है। जितनी कम भूमि उतनी ज़्यादा वो उपज लेते हैं, और उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार सदस्यों की भूख समाप्त करने के लिए करता है। वो खेती किस लिए करता है? कि अपना और अपने परिवार का भूख की समाप्ति कर सके। तो ये रहा आपका जीविकोपार्जी कृषि। अब हम वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये आपका सब्सटेंस फार्मिंग का अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है? थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि आप जीविकोपार्जन में आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वाणिज्यिक कृषि में आप अपने तथा अपने परिवार के साथ साथ आप व्यापार के लिए भी करते हैं। बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो इस कृषि से कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। जितना वो निवेश करते हैं कृषि में, उसके अकॉर्डिंग वो कृषि करते हैं। जैसे अगर उन्होंने 2 रुपया लगाया है तो 2 रुपये के मुनाफे के साथ ही काम
करते हैं कि हमको 2 रुपया आगे मुनाफा भी मिल सके, उस अकॉर्डिंग वो कृषि करते हैं। जैसे इस कृषि में पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। मतलब ऐसा वो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उनकी खेती अधिक से अधिक हो सके, खेती से उपज अधिक से अधिक हो सके। उत्पादित फसलों तथा पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे मांस हो गया, दूध हो गया आदि को बाजार में क्या करता है, बेचा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसान लोग क्या करते हैं, मांस बेचते हैं, दूध बेचते हैं, और बाजार में आपके गेहूं हो गए, गेहूं चावल ये सब क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। इस कृषि से उत्पादित उत्पाद मात्रा जीवन निर्वाह हेतु उपयोग नहीं किए जाते, बल्कि बाजार में बेचकर लाभ भी क्या किया जाता है, कमाया जाता है। अगर उन्होंने 2 रुपया लगाया है तो 2 रुपया लाभ का भी लेते हैं। फिर लिखा है यह विधि कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। उदाहरण स्वरूप जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल हो गया, फिर वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में जीविकोपार्जन फसल है। हरियाणा और पंजाब में चावल की जो बुआई की जाती है वो वाणिज्यिक फसल के लिए की जाती है, लेकिन उड़ीसा में जीविकोपार्जन के लिए फसल की जाती है। तो ये हो गया आपका वाणिज्यिक कृषि। अब हम बात करते हैं शुष्क कृषि मतलब ड्राई फार्मिंग के बारे में। ये 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि होती है। शुष्क कृषि कहा जाता है, जहाँ पर बारिश आपकी क्या होती है, कम होती है। इस कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पहले खेती में गहरी तथा गहन जुताई की जाती है और वर्षा के पश्चात भूमि की समतल पर दिया जाता है, जिससे यह शुष्क कृषि कहलाता है। तो यह आपकी हो गई शुष्क कृषि। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो मेजर फूड और क्रॉप्स क्या हैं आपके, चावल है, चावल या धान जिसको हम राइस या पैडी कहते हैं। धान या चावल ग्रेसनी कुल का पौधा है। कौन सा पौधा है, ग्रेसनी कुल का पौधा होता है। चावल का वनस्पति नाम क्या होता है, ओराइजा सटाइना। क्या होता है, ओराइजा सटाइना। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है, अर्थात चावल की उत्पत्ति भारत अथवा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में ज़्यादा मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है, और यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में ज़्यादा मानी जाती है। फिर लिखा है चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी औसत तापमान लगभग कितना होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड एवं 150 सेंटीमीटर औसत तल की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 35 सेंटीग्रेड की तापमान की, और औसत वर्षा की मात्रा होती है 150 सेंटीमीटर। फिर लिखा है चावल का खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में है। कहाँ है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, भारत में, हमारे भारत में। लेकिन चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो हमारे भारत में, लेकिन चीन के बाद में सबसे पहले चीन में हुई है। इसका कारण यह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन भारत से आगे है, वो हेक्टेयर में आगे है हमारा चावल के उत्पादन में। फिर उसके बाद लिखा है दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु। कौन सा है दक्षिणी राज्य आपका, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती हैं। आपके तमिलनाडु और दक्षिणी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक वर्ष में 3 बार खेती होती है। कितनी बार खेती होती है, एक वर्ष में 3 बार। किसकी, वो भी चावल की बुआई एक वर्ष में 3 बार होती है। पहला आपका कौन सा होता है, ओश मतलब शरद ऋतु में, फिर अमन मतलब शीत ऋतु में, फिर होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। 3 मौसमें होती है, शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में। जबकि हिमालय और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में या दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल एक फसल के रूप में उगाई जाती है। किसमें, एक फसल के रूप में, खरीफ फसल में आती है। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन 3 राज्य में ज़्यादा होती है। कौन कौन से,
आपके एक होता है पश्चिमी बंगाल हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया पंजाब। 3 राज्य कौन कौन से हैं आपके सर्वाधिक चावल उत्पादन में? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका क्या हो गया पंजाब। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। और चौथे स्थान पर आपका कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। चौथे स्थान पर कौन है आपका? आंध्र प्रदेश। भारत में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है। तो ये रहा आपकी चावल की खेती के बारे में। अब बात करते हैं हम विस्तृत कृषि के बारे में। विस्तृत कृषि आपकी क्या होती है? इस कृषि विधि से बड़े आकार वाले जीवों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। इस विधि में मानव का श्रम कम लगता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ों से यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों से कृषि होती है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद क्या है आपका? इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विकसित देशों अमेरिका में इस विधि द्वारा कृषि की जाती है। मतलब जितना आप मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये रही आपकी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कल्टीवेशन के बारे में, लेकिन नेक्स्ट कल्टीवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब पार्ट 2 डालूंगी मैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। आज का वीडियो यहीं तक रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथ साथ उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।